हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी आज 24वीं क्लास है। और यहाँ पर हम इतिहास के जो टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं ये करने वाले हैं, जो RO ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने किसे प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में? ए ऐवाज, बी नसरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है डी मलिक जानी। चलिए अगला सवाल है, रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफ़गानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का, डी अरबों का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी तुर्कों का। तुर्कों का रज़िया जो बेगम थी, इनको सत्ताच्युत यानी कि हटाने का जो हाथ था वो तुर्कों का ही था, क्योंकि इन्होंने भटिंडा के जो गवर्नर थे मलिक अल्तूनिया, उसको साथ में लिया और उनके नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह करवाया और फिर उनको सत्ता से हटवाया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये सी होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, डी फिरोज़ शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बलबन, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? ए तूतिए हिंद, बी कैसरे हिंद, सी जिल्ले इलाही, डी दीन इलाही। तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की जो उपाधि है ये धारण की थी। और इसने बोला था, इसने क्या बोला था? इसने बोला हुआ था कि जो राजा है वो उसको जो है वो धरती का ईश्वर है, उसको प्रतिनिधि माना है ईश्वर का, कि ये धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर नहीं है सॉरी, ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इसे नियामत ए खुदाई जो नाम दिया है, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, क्या बोला है? नियामत ए खुदाई। तो ये नियामत ए खुदाई मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि धरती पर बोला है अपने आप को, यानी कि राजा को बोला है। और मतलब ये भी था कि कोई इनसे फिर सवाल नहीं कर सकता है, कोई आलोचना नहीं कर सकता है। और वो तो आप जानते ही कि राजा से अगर आप सवाल करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कोई उस समय पर किसी भी समय पर चलिए आलोचना नहीं कर सकता था राजा की, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसकी आलोचना नहीं की जाती है, ठीक है। और उसने इस पद को दैवीय घोषित कर दिया था कि ये दैवीय पद है, सारी सत्ता जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। और ये बोला था कि पैगंबर के बाद हम ही हैं, मतलब यही जो पद है ये है पूजनीय जो है। और इसने सिजदा और पैबोस प्रथा थी वो भी लागू की थी। सिजदा क्या होता था? सिजदा अब ऐसे लिखा जाता है सिजदा, देख लीजिए। सिजदा क्या होता था कि पूरा ज़मीन पे लेट के अभिवादन करना है, ठीक है, पूरा लेट जाना है भूमि पर, ज़मीन पर, और फिर अभिवादन करना है। और पैबोस क्या होता था? तो जो पैबोस था, पैबोस इसमें ये था कि सुल्तान के जो चरण हैं उनको चूमना है, जो राजा हैं उनके चरणों को चूमना है। तो ये दोनों प्रथा भी उसने लागू की थी। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा जो है किसने चालू की थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बलबन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज़ तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर जो दिया गया है ये बलबन होगा, इल्तुतमिश होगा, फिरोज़ तुगलक, अलाउद्दीन कौन होगा? तो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर बलबन, ठीक है। बलबन ने ये जो नौरोज़ त्यौहार था इसे आरंभ करवाया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ए उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बी उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सी उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, डी उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया। तो इसमें से कौन सा जो संबंध है वो सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी, यानी कि बी
बी जो है वो सही नहीं है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि इक्तादारी जो व्यवस्था थी इसका प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। तो याद रखिएगा, इक्तादारी जो व्यवस्था है आपकी, ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ना कि बलबन ने। तो यहाँ पर बलबन का कोई इससे संबंध नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका दिया है बंगाल विद्रोह, कि उसने बंगाल के विद्रोह का किया था, नियमित खुदाई तो अभी आपको पीछे बता ही दिया है। तो जो बंगाल विद्रोह था, तो एकमात्र इसके उसमें कार्यकाल में विद्रोह जो हुआ था 1279 1279 में बंगाल में जो सूबेदार था उस समय पर तुगरिल खां, उसने किया था, ठीक है। तो बलबन ने फिर उसका जो विद्रोह था वो दबा दिया था, मार दिया था, ठीक है। और बलबन का आपका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। बलबन का पूरा नाम क्या है? बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन बलबन, ठीक, बहाउद्दीन बलबन। और नसरुद्दीन ने उसे जो है उल्गू खां की उपाधि भी दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उल्गू खां की उपाधि किसकी है, तो ये बलबन की है, ठीक है, उल्गू खां, ठीक है। उल्गू खां की उपाधि किसकी है? बलबन की है। और किसने दी थी? तो नसरुद्दीन ने दी थी, ठीक है। नसरुद्दीन साहब नाम तो सुना ही होगा आपने, तो बस याद रखिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है ए बलबन, बी कैकुबाबाद, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बलबन, बलबन ने बोला हुआ है। चलिए अगला सवाल है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है, ठीक है। और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था कि जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, कि धर्म को अपने अंडर में ले लिया था। तो ये ऐसा पहला सुल्तान था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो फिर क्या हुआ? उलेमा लोगों ने विरोध किया था, तो कौन चलाना चाहता था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? नया धर्म चलाना चाहता था, अपना ही धर्म चलाना चाहता था, खुद ही भगवान बनने का शौक था इसको, तो अपना ही नया धर्म चलाने वाला था। तो जो उलेमा लोग थे उन्होंने विरोध किया। तो और जो सिकंदर द्वितीय सानी, इसकी उपाधि भी धारण की थी अलाउद्दीन ने। तो ये याद रखिएगा कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी इसने। और इसने जो सिक्के थे उस पर लिखवाया भी था कि इसने जो है सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की है, ये सिक्कों पर लिखवाया भी था। और जो ये नया धर्म चलाने की बिल्कुल इसने ठान ली थी कि अब तो नए धर्म चलाएंगे, लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो फिर इसका अपना एक मित्र था अला उल मुल्क, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अला उल मुल्क, अला उल मुल्क, ये इसका मित्र था। इसने समझाया कि देखो बेटा ऐसा नहीं करते हैं, है ना, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, एक तो राजा हो तुम और ये सब सिस्टम करोगे तो फिर सही नहीं रहेगा, हो सकता है लोग विद्रोह कर दें। तो ये मान गया कि चलो ठीक है हटाओ, अपन क्या सिस्टम, अपना राजा ही बने रहते हैं, धर्म हम छोड़ो। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अभी आपको बताया सिकंदर द्वितीय सानी जो है उसकी उपाधि इसने धारण की थी। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ए जफ़र खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां। तो किसकी हो गई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ए जफ़र खां। जफ़र खां की मृत्यु जो है मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इस टाइम पे जो खालिसा भूमि थी ये अधिक पैमाने में विकसित की गई थी। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, मतलब 1/2 कर दिया था, आधा तुम उगा रहे हो तो आधा तुम रखो बाकी हमको दो। तो ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज़ तुगलक। तो ये किसने कर दिया था?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने किया था, दोनों महान थे ये। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था कि आधा तुम रखो आधा हमको दो, हम राजा हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, खिलजी ने 50% खराज के रूप में तय किया था। उसका नाम क्या रखा था? खराज। जो कर था उसका नाम खराज, तो खराज के रूप में ये रखा था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार किसने लागू किए थे? तो ए जलालुद्दीन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। तो ये किसने किए थे? तो इस क्वेश्चन के पहले थोड़ी एक बात और सुन लीजिए पिछले क्वेश्चन के बारे में। जो खिलजी ने 50% खराज के रूप में तय किया था, और इसने 2 नए कर भी जो थे वो भी लगाए थे, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो मकान कर, आपसे मकान कर था, मकान का टैक्स, और एक चराई कर था। ठीक है, चराई कर ये भी लगाया था। तो ये 2 कर भी किसने, इसने खिलजी ने लगाए हुए थे, चराई कर और मकान कर, ये दोनों कर लगाए हुए थे खिलजी ने। और तुगलक की जो राजस्व मांग थी वो अनुमान पे आधारित थी, लेकिन जो खिलजी की थी वो पैमाइश पे आधारित थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुगलक की राजस्व मांग किस पर आधारित थी, अनुमान पर, और खिलजी की पैमाइश पर। चलिए अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये था कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने मूल्य नियंत्रण की जो नीति थी वो भी लागू की थी, सभी चीज़ों के मूल्य नियंत्रित कर दिए थे। चलिए अगला सवाल है, आज के जैसा सिस्टम नहीं है कि तेल 200 भाग रहा है, प्याज 50 भाग रही है, कुछ भी कहीं भी भाग रहा है, पेट्रोल 100 के ऊपर भाग रहा है। तो उसने मूल नियंत्रण पे भी ध्यान दिया था, और किस लिए? अपनी सेना की वजह से दिया था कि सेना को खर्चा कम करना था, और खर्च कम कर देगा तो फिर उनके भी तो खर्च हैं ज़्यादा, सब चीज़ महंगा होगा, तो इसलिए उसने मूल्य नियंत्रित सभी चीज़ों के कर दिए थे, जिससे कि सेना का भी काम चलता रहे और इन्हें भी सेना को कम पैसा देना पड़े, ये सारा सिस्टम था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस मध्यकालीन, लेकिन आज क्या बोला जाता है कि आप क्या करिए, 100 रुपये पेट्रोल खरीदिए, 200 रुपये में आप ये घर वाला तेल खरीदिए जो है, और सब्जी बनाइए, इससे देश का विकास होगा। सिलेंडर 800 रुपये 900 रुपये जो है वो खरीदिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। तो देश के विकास में निश्चित तौर पर योगदान देना चाहिए, और सभी लोग देते हैं, सभी लोग टैक्स के रूप में। ऐसा नहीं कि आप प्रत्यक्ष टैक्स देते हैं तो ही आप टैक्स देते हैं, आप प्रत्यक्ष टैक्स भी, टैक्स जो है वो माना जाता है। अगर आप एक पेन खरीदते हैं, एक च्युइंगम खरीदते हैं, एक टॉफ़ी खरीदते हैं, तो उसका भी टैक्स लगता है और आप टैक्स पेयर हैं। तो ऐसे देश का विकास होता है, ना कि 100 रुपये हम पेट्रोल खरीद लेंगे, और ये करने से जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा सोच लिया होगा अपनी सेना की वजह से ही, जो भी हो। चलिए अगला सवाल क्या था, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? किसने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने क्या किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो भी शुरू की थी। चलिए अगला सवाल, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1306 ईस्वी के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रावी। रावी नदी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में एक सीमा बनी हुई थी। और सीमा क्यों थी? क्योंकि 1306 में जो कबक के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, कबक का शासक था वहाँ का, जो सेनापति था उसके नेतृत्व में कबक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कबक के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। फिर जैसे रावी के तट पे, रावी नदी पे दोनों मिले, मतलब इनकी सेना भी पहुंची, वहाँ पे मलिक काफूर और गाजी मलिक जो था, ये दोनों पहुँचे, उनकी सेना को रोक दिया और फिर वहाँ से भगाया, ये सारी चीज़ें हुई। तो वहीं से सीमा बन गई कि उस तरफ ये और इस तरफ ये, तो रावी जो नदी थी मंगोल और खिलजी की सीमा बन गई तभी से। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए देवगिर, बी वारंगल, सी होयसल, डी मदुरा। और इसमें शंकरदेव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल, वीर पांड्य। तो इसमें जो मैच नहीं कर रहा है वो कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी, जो वारंगल है, रामचंद्र देव, ये
यहाँ करेक्ट आंसर है, मतलब ये सही नहीं है। बाकी सारे सभी हैं, देवगिरी शंकरदेव है, होयसल वीर बल्लाल है, बी मधुरा वीर पांड्या है। तो ये तीनों सही हैं, बाकी बी वाला गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। जो खिलजी का जब दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय पर जो देवगिरी था, ठीक है, देवगिरी का शासक, जो ये देवगिरी है यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था कौन? रामचंद्र देव, जो ये दिख रहे हैं भाई साहब, ये शासक थे यहाँ के, ठीक है, देवगिरी के, जब खिलजी ने आक्रमण किया। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और फिर इनका पुत्र जो है शंकरदेव, ये यहाँ का शासक बन गया। तो रामचंद्र देव गिरी के शासक थे, देवगिरी के। फिर उसके बाद इनके पुत्र शंकरदेव हैं, तो ये भी सही है। तो उनके बाद इनके पुत्र जो हैं शंकरदेव, वो बन गए थे शासक वहाँ के। ठीक है, और वारंगल का जो है वो क्या था? वो वारंगल काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव टू की राजधानी थी। तो वारंगल रामचंद्र देव का नहीं था, बल्कि जो प्रताप रुद्रदेव हैं उन टू द्वितीय उनकी राजधानी थी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बी क्या होगा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, रामचंद्र देव नहीं बल्कि प्रताप, क्या बताया आपको? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ये थे शासक वहाँ के। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उबैद खां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है ए गाजी मलिक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक भी इनको बोलते हैं, इसीलिए ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इन्हीं ने की थी भाई साहब ने, गाजी मलिक ने। प्रथम सुल्तान भी यही बने थे। ठीक है, और स्थापना इन्होंने ही की थी। और जब ये क्या थे, खिलजी के टाइम पे थे, तो इन्होंने जो मंगोल थे उनको भारत से खदेड़ दिया था, भगाया था हरा के, इसलिए इन्हें मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध थे उस नाम से भी। ठीक है, और खुसरो शाह को मार के इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 1320 में फिर ये सुल्तान बन गए। तो ये भी याद रखिएगा कि कब बने ये सुल्तान? 1320 में। जो दिल्ली का उस समय शासक था खुसरो शाह, उसको निपटा दिए और फिर खुद गद्दी पे बैठ गए। और यही इतिहास में होता रहा है। पता चला हम आपके सेनापति हैं और हम ही ने आपको निपटा के फिर हम राजा बन गए, और हमारा कोई सेनापति था वो हमें निपटा के वो राजा बन गया। यही चलता ही रहा है। तो इसीलिए राजा लोग भी सेनापति थोड़ा ऐसे ही रखते थे जो अपने पक्ष में हो, लेकिन वो देखता रहता था कि अरे ये राजा तो कुछ नहीं करता, एकदम लुल्ल है, हम ही हैं जो हैं, तो राजे को निपटा के खुद राजा बन जाता था। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता था। तो 1320 में ये गाजी मलिक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, ये शासक बन गया था, राजा बन गया था और तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। चलिए अगला सवाल है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी के का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बलबन को, बी इल्तुतमिश को, सी गयासुद्दीन तुगलक को, डी रजिया बेगम को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और इसने, तुगलक ने जो कृषक थे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया था। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया था। भू राजस्व की जो दर थी उसको 1/3 कर दिया, तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। वो तो आपने यहाँ देखा ही है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक क्या था? पहला शासक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी दास वंश, डी तुगलक वंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने सबसे ज़्यादा जो राज है वो किया हुआ है? तो ये तुगलक वंश ने किया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तुगलक वंश। ठीक है, जो आपके गुलाम वंश वाले थे, ये गुलाम वंश या दास वंश, गुलाम वंश वाले क्या थे? 1206 से 90 तक थे। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक थे। जो आपके खिलजी वंश वाले थे ये भाई साहब, ये 1290 से लेके 1320, यानी कि केवल 30 साल तक इन्होंने किया। और ये गुलाम ने कितना किया था? इन्होंने लगभग वही 84 साल किया था। और ये लोधी वंश था, जो यहाँ पर ये लोधी वंश आपको दिख रहा है, ये 1451 से लेके 1526, वही लगभग इन्होंने भी वही 50 साल के लगभग किया, सॉरी 75 साल के लगभग किया। लेकिन जो तुगलक थे इन्होंने कब से किया? इन्होंने किया 1320 से लेके 1412 तक, 1320 से लेके 1412 तक शासन किया, लगभग वही 92 साल। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वो? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो कौन था ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है तुगलक। ये बहुत पढ़ा लिखा था और सभी चीज़ों में निपुण था, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। चलिए अगला सवाल है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा तुगलक, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कृषि की जो उन्नति के लिए, मतलब कृषि में अच्छा हो उस सब के लिए इन्होंने एक नया विभाग जो था अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही, ये जो नया विभाग था इसकी स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? ए दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे देवगिरी भी कहते हैं। ठीक है, तो दौलताबाद या देवगिरी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है तुगलक। इसने क्या किया था? जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका चलन किया था, प्रचलन किया था, चलवाई थी। ठीक है, तो तांबा तथा मिश्रित कांसे के जो सिक्के थे वो इसने जारी किए, और जिनका जो मूल्य था उस समय जो चांदी के सिक्के थे उनके बराबर कर दिया। इसी वजह से इसे सांकेतिक मुद्रा बोला जाता था। मतलब जैसे आपको बोल दें, जैसे अभी आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, तो सेम वैसे ही सिस्टम था कि चांदी के नहीं थे, वो थे आपके तांबे के और मिश्रित कांसे के, लेकिन उन्हें क्या है, चांदी के जितना मूल्य उनका बोला गया कि ये उतने ही होंगे, तो इसीलिए इसको सांकेतिक मुद्रा बोला गया। लेकिन क्या हुआ कि जो ये प्रयोग किया गया, ऐसा जो प्रयोग है ये भारत में पहली बार इसी ने किया था। ऐसा प्रयोग करने वाला ये भारत का पहला शासक बना था। लेकिन जो ये योजना थी, बाजार में जो अव्यवस्था फैली और ये उत्पन्न हुई, तो इस कारण ये जो योजना थी वो असफल हो गई। आप जान ही रहे हैं कि कोई भी ऐसे बना के बोल देगा कि ये हमारा तो इतने का है। सपोज दैट कि अभी बोल दिया जाए आपसे कि आपके पास क्या है, आपके पास तो सबसे ज़्यादा कागज़ ही होंगे, किताबें, और ये आपसे बोल दिया जाए कॉपी का एक पेज फाड़ेंगे और उस पर 100 रुपये लिख देंगे तो उसका मूल्य 100 रुपये के बराबर हो जाएगा, 1000 लिख देंगे तो 1000 के बराबर हो जाएगा, तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ऐसा ही उस टाइम पे हुआ और ये असफल हो गई योजना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो सेशन, तो यहीं ख़त्म करते हैं इसको। 25 क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन वो आपको करवा दिए गए हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।